श्रीमती रवि कुमार, श्रीमती राजवाड़े, महापात्रा जी, नंदा जी, बेगम जी, पौलो साहब, मैं देख रहा हूँ उषा भी यहाँ बैठी हैं, उषा जी, और मेरे सब नौजवान और मेरी तरह बूढ़े साथी लोग। मेरे लिए पहली समस्या ये हो गई कि वाजपेयी जी ने हिंदी में प्रारंभ कर दिया, तो मैं अंग्रेज़ी में अपने नोट्स बना के लाया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ कि अंग्रेज़ी में बोलूँ। तो मैंने आजकल का जो सरकारी माहौल है उसको देखते हुए यही ठीक समझा कि मैं हिंदी में बोलूँ। पहली चीज़ तो मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि मैंने अभी जो समय की पाबंदी देखी उसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट दिया। मैं नहीं समझता था कि मैं 1.5-2 पन्ने के नोट्स बना के आया हूँ और सिर्फ 10 मिनट में आपसे वार्तालाप कर पाऊँगा। अगर थोड़ा ज़्यादा समय मैं लेता हूँ तो आप उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। पहले तो मैं जो वाजपेयी जी ने चाहे भूल करी हो चाहे सही किया हो, जो हमारे IRAS के साथी पिछले उन नवंबर से और इस नवंबर के बीच में नहीं रहे, उनके लिए मैं विशेष रूप से अपनी कॉन्डोलेंसेस पेश करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत उन ज़्यादातर लोगों से निजी संबंध था। ओबेरॉय साहब मेरे बॉस थे। सिंघल साहब के साथ मैंने पहले जब मैं नॉर्दर्न रेलवे में आया तो मैंने ट्रैफिक अकाउंट्स की ट्रेनिंग उनसे ली। डरते थे हम लोग बहुत उनसे, मगर ट्रेनिंग के बारे में उनका बहुत साथ था और उन्होंने बहुत प्यार दिया। बैनर्जी साहब, फवाद महमूद जिसने मेरे अंडर में ट्रेनिंग ली थी गोरखपुर में, उसका भी सुना एक्सीडेंट में देहांत हो गया। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो एक व्यक्तिगत दुख का माहौल था वो जब मुरली का देहांत हुआ। मुरली मेरे से 1 साल जूनियर थे, मगर हम लोग का इतना निजी पारिवारिक संबंध था कि मैं कह नहीं सकता हूँ। वह दुख हमारे पूरे परिवार पे छाया, क्योंकि मेरी बेटी जब मैं नागपुर DRM बन के गया तो एक विडंबना थी कि वो चाहती थी कि दिल्ली पढ़ना। दिल्ली में उसको हॉस्टल में जगह नहीं मिली, मगर मुरली के परिवार में ख़ास तौर से रमा ने बीड़ा उठाया कि जब 6-7 महीने तक जब तक कि उसको जगह नहीं मिली उन्होंने अपने साथ रखा। इसीलिए मैं हमेशा उनको अपनी बेटी की फॉस्टर मदर मानता हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा जो संवेदना देने का है वो रमा को देने का है। और मैं आप सबसे भी ये आग्रह करूँगा कि उस परिवार के लिए संवेदना पेश कीजिए। मैं नहीं जानता हूँ जिस संदर्भ में अभी बातें कही गई आपके सामने, नए माहौल में बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सारी आपके सामने रुकावटें हैं, बहुत सारी आपके सामने पड़ाव हैं। मैं पिछले 15 साल से रेल भवन में गया नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके उन पड़ावों के बारे में या उन चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा समाधान नहीं पेश कर सकता हूँ। केवल मैं जब मेरे से महापात्रा जी ने कहा कि आप मैं सब लोगों को संबोधित करूं, तो मैंने उनसे कहा कि क्या कहूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने कुछ जो जीवन के संस्मरण हैं उन्हीं के बारे में बात करिएगा। तो मैं उन्हीं के बारे में कुछ आपसे कहना चाहूँगा। मैं IRAS में आया एक एक्सीडेंट के तौर में, क्योंकि पहली चीज़ तो थी कि मैं इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था कि सिविल सर्विसेज में आ सकूं। एक एक्सीडेंट था कि सिविल सर्विसेज में आ गया। न कभी मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई, न कभी मेरी थर्ड डिवीज़न आई, केवल सेकंड डिविजनर रहा। मगर सिविल सर्विसेज में ही नहीं आया,
इतनी अच्छी पोजीशन थी सिविल सर्विसेज में कि मुझको IRAS की भी मिल गई। मैं IRAS के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी इनकम टैक्स में थे, मेरे ग्रैंडफादर इनकम टैक्स में थे, तो मैंने भी अपनी पहली चॉइस जो है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस भर दी थी। तो जब पिताजी ने सुना कि भाई तुम इंडियन रेवेन्यू सर्विस भरी है तुमने, तो बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि वो जानते थे मैं ब्रिज बहुत खेलता था, ताश खेलता था, ताश में बहुत ब्रिज में काफ़ी महारत थी, तो वो समझते थे कि मैं जुआ खेलता हूँ। तो जुआ खेलता हूँ तो उन्होंने कहा तुम बेईमान हो जाओगे, तुम इनकम टैक्स मत ज्वाइन करो। तो वो 10 दिन का मौका मिलता है और उसी के अंदर मैंने तार भेज के सर्विस के लिए चेंज करने के लिए कहा। मुझे एक हमारे यहाँ RC शर्मा 62 बैच के ट्रैफिक के ऑफिसर थे, वो मेरे घर में आया करते, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, तो वो आया करते थे। उन्होंने कहा, मेरे फादर को कहा कि पापा जी आप इनको IRAS ज्वाइन करवाइए। वो ट्रैफिक के थे उस वक्त, उसमें ट्रैफिक में 16-17 साल में प्रमोशन A ग्रेड में हुआ करता था, और IRAS में 8 या 9 साल में उस वक्त प्रमोशन हो जाया करता था। तो उन्होंने ये राय दी, मगर मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको IRAS ज्वाइन करवाया और मैं IRAS में इतने दिनों तक सेवा करने का मुझे मौका मिला। सच पूछिए तो मेरी IRAS के अंदर जो शुरुआत थी वो भी बड़ी अजीब सी थी। मुझे पहले ही बैक एंट्री मिल गई थी CR में, क्योंकि जब मसूरी से फाउंडेशन कोर्स के बाद जब मैं आया नॉर्दर्न रेलवे में, दत्ता साहब हमारे FNCO थे, हम लोग सब लोग बहुत डरते थे। दत्ता साहब की जब गाड़ी आती थी बड़ौदा हाउस के अंदर, तो हम लोग कभी आसपास दिखाई नहीं देते थे, जो भी ट्रेनिंग लेने वाले होते थे। तो हम ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनका एक दिन PA का हुआ कि भाई श्रीवास्तव जी को भेज दीजिए। हम लोग उनके वहाँ पेश हुए कांपते हुए, तो उनके पास मेरी जो फाउंडेशन कोर्स की थी कोई एंट्री वेंट्री आई हुई थी CR की। उन्होंने कहा क्या यू आर नॉट सीरियस इन योर फाउंडेशन कोर्स? तो हमने कहा नहीं सर क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि मिस्टर तेलंग थे मेरे जो कोर्स में करते थे, तो उन्होंने मेरे CR के अंदर ये लिख दिया था कि ये ब्रिज बहुत खेलता, क्योंकि आई वॉज नंबर 3 इन द कंट्री, so obviously bridge was a popular game, so I was playing lot of bridge there. हमने कहा सर ये तो बात सही है कि मैं ब्रिज खेलता हूँ, मगर ये कहना कि सिर्फ मैं ब्रिज खेलता तो ये गलत है, क्योंकि मैं मसूरी में ही पढ़ के फिर मैंने दोबारा IAS प्रॉपर के लिए इम्तहान दिया, उसके लिए क्वालिफाई भी किया था। तो उनको समझ में आया कि भाई ठीक है ब्रिज के साथ साथ, तो मेरी शुरुआत भी IAS में बहुत ही भयंकर रूप से हुई थी, तो इसलिए मैं आगे बढ़ पाया। ये एक भाग्य की ही बात है। मैं सच पूछिए तो उस समय जब दत्ता साहब थे, तैमिनी साहब हमारे FNCO थे, रेलवे बोर्ड तो हम लोग जा पाते नहीं थे, वेणुगोपाल साहब तब तक रिटायर हो चुके थे, बाकी एडिशनल मेंबर वगैरह से बहुत डरा करते थे हम लोग। तो इन्हीं लोगों से हम लोगों को इतना डर लगता था, और लगता था कि यार कम से कम FNCO बन के रिटायर कर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग का उस वक्त केवल जो एक गोल और ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि FNCO बन के जरूर रिटायर होना चाहिए। तो फिर अगर फाइनेंशियल कमिश्नर बन के रिटायर करा हूँ तो इसके मतलब है कहीं भाग्य की रेखा ठीक थी, कहाँ जैसे जैसे सिविल सर्विसेज में आने में भाग्य की रेखा ठीक थी, वैसे ही FC बनने में भी भाग्य की रेखा ठीक थी कि FC बन गए। उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद। अब मैं कुछ आपसे क्या कहना चाहूँगा कि मेरे 37 साल के जो कार्यकाल था उसके अंदर जो IRAS से संबंधित मेरी कुछ अपने अनुभव हैं उनको मैं आपसे बांटना चाहूँगा। पहली चीज़ तो थी IRAS हर सर्विस में जाना जाता था कि वहाँ के सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा
कि अगर हम ट्रेनिंग में कहीं भी जंगल में भी चले जाएंगे, अगर वहाँ कोई IRAS का सीनियर ऑफिसर अगर होगा तो वो ज़रूर आपको अपने हाथ खाने पे बुलाएगा, रखेगा, जो भी आपकी मदद हो सकती है वो करेगा। सच पूछिए तो इसको हम लोग मेंटरिंग बोलते थे। जो मेंटरिंग एक IRAS का ट्रेडिशन रहा है, सीनियर जो है वो जूनियर को मेंटर करता था। मुझे याद है कि मैंने सन 68 में IBM की ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, वो IBM से ली थी। फिर सन 71 में मेरी पोस्टिंग में, जो मैं DAO मुरादाबाद था, तो मेरी पोस्टिंग सीनियर सिस्टम्स एनालिस्ट करके कर दी गई, क्योंकि 150 रुपये की स्पेशल पे होती थी, तो इसलिए बहुत चाव के साथ हम लोग गए, हमने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। शुरू के 2 महीने 3 महीने क्योंकि ट्रेनिंग ली थी सन 68 में, ज्वाइन किया, काम करना था सन 71 में। इस बीच में सब प्रोग्रामिंग सब कुछ भूल गए। अब आप वो 1401 का ज़माना था, उसमें हम जो है वो सब सामने लेके बैठते थे और केवल देखते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें। गोयल साहब मेरे डिप्टी थे, वो बहुत अच्छे कंप्यूटर के जानकार थे। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम, मैंने कहा कि साहब मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैंने कहा साहब मैं 3 साल पहले ट्रेनिंग ली थी और मुझको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं लाचार सा नज़र आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी IRAS में तुम मत कहना कि तुम ये काम कर नहीं सकते। और आप विश्वास कीजिए कि उन्होंने मुझको 1.5-2 महीने अपने कमरे, बिजी रहते थे खुद वो, मगर 1 घंटा रोज अपने कमरे में देते थे। वो पूरी की पूरी प्री लिस्ट हो, चाहे वो जो हो, वो सामने बैठ के मुझे मेरी सब समस्याओं का समाधान करते थे। उसका नतीजा हुआ कि उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया। इतना ध्यान रखना, मैं आज भी, अंजलि उनकी बेटी हैं, मैं उनके परिवार के लिए हमेशा, हम और हमारी पत्नी हमेशा उनके लिए एक कृतज्ञ रहेंगे। मेरे पास मकान नहीं था तो उन्होंने SP मार्ग में अपने मकान में कहा कि आप मेरे यहाँ ठहर जाइए, उन्होंने खुद नहीं किया। तो मैं क्या समझता हूँ कि इस तरीके की जो एक चीज़ें थी, इसी तरीके से मेरे साथ हुआ जब मैं रेल टैरिफ इंक्वायरी कमेटी में था। यहाँ पर त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं मेरे साथ मेरे बाद वही आए, मीर चंदानी साहब जो थे, वो सब लोग बहुत डरते थे मीर चंदानी साहब से। तो हमको ज्वाइन करने को कहा गया, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर रेल टैरिफ इंक्वायरी कमेटी ज्वाइन कर ली। खैर उन्होंने काम समझाया, हम लोगों ने काम शुरू किया। उसके बाद उसी से संबंधित बड़ौदा में एक सेमिनार हुआ जिसके अंदर चीफ कमर्शियल सुपरिंटेंडेंट उस वक्त होते थे, उन सबको बुलाया गया था रेल टैरिफ इंक्वायरी कमेटी से। एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद हम सुनते रहे। शाम को मीर चंदानी साहब ने, हम लोग तो हॉस्टल में ठहरे थे, वो VIP वाला जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे उन्होंने बुलाया और उन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफर करी और कहा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू। हमने कहा नो सर, आई हैव नो प्रॉब्लम। ही सेड व्हाई डिड यू नॉट आस्क क्वेश्चन, व्हाई डिड यू नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। Now you look at this. Here was a person who was feared in the service. He called me over a drink and he mentored me to ask questions during this seminar so that the presence of the IRAS officer is noted by the other service people. Now, here was a kind of mentoring that I personally feel is something which is a part of life with IRAS, and I hope and I sincerely wish that all of you do maintain that attitude of mentoring towards your younger and junior officers. The other part which I would like to mention is that in our service we will have different types of challenges. Sometimes challenges which you have to face with reference to the attitudes of the executive. But more than that,
the challenges which you may have to deal in a time-bound manner.